अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, यानी कि इनपुट्स को यूज करके आउटपुट्स कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये हमने पढ़ा था। और इस लेक्चर में और इससे आगे कुछ लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस तरह डिटरमाइन होती है, किस तरह ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स को चूज किया जाता है और किस तरह कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। और इस तरह से कॉस्ट के बारे में इंशाल्लाह हम और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे पहले ये देखते हैं कि कॉस्ट एक्चुअली है क्या। तो कॉस्ट एक्चुअली जो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी खर्चे टोटल खर्चे जो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट तक पहुंचने के लिए किए जाते हैं या होते हैं, उन टोटल कास्ट में शुमार किया जाता है। यानी कि खर्चों में जो लेबर को वेजेस दिए जाते हैं, या कैपिटल कॉस्ट है, या रेंटल इनकम है, या रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट है, जितने भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होती हैं, उनको अगर हम जमा कर लें एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट तक पहुंचने के लिए, तो वो टोटल कास्ट कहा जाता है। इसके अलावा कॉस्ट के बारे में डिफरेंट लोगों की डिफरेंट व्यूज़ हैं। ख़ास तौर पर जो अकाउंटेंट्स और इकोनॉमिस्ट हैं, इनका व्यू डिफरेंट है एक दूसरे से। अकाउंटेंट्स कुछ चीज़ें जो इंक्लूड करते हैं और कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड करते हैं, और इस दूसरी जानब इसी तरह इकोनॉमिस्ट जो है कुछ चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जिन्हें अकाउंटेंट्स इंक्लूड नहीं करते, और कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड करते हैं जिन्हें अकाउंटेंट्स एक्सक्लूड नहीं करते, इंक्लूड करते हैं। तो सिंपली जो अकाउंटिंग कॉस्ट है वो है सिर्फ उसमें जो एक्चुअल एक्सपेंसेस शामिल हो जाते हैं, और प्लस जो थोड़ा बहुत डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस हो जाते हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा जो है अकाउंटेंट्स यूजुअली जो है वो सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, यानी कि वो सिर्फ फाइनेंशियल या जो फाइनेंसेस जो फर्म में फाइनेंस और ऑपरेशंस का रिकॉर्ड रखते हैं, उनको रिव्यू करते हैं, उनको सिर्फ शामिल कर लेते हैं। दूसरी जानब जो है जो इकोनॉमिक कास्ट है वो है कास्ट ऑफ यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज इन प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स का जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो डिफरेंट है अकाउंटेंट से। सो दे आर एक्चुअली कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। स्केर्स जो नापैद रिसोर्सेज, जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं, उनकी एलोकेशन के बारे में इनका कंसर्न होता है। वो फ्यूचर का जो लाइकली फ्यूचर कास्ट हैं, जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर कास्ट हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं, और मुख्तलिफ तरीक़ों के बारे में भी सोचते हैं, उनको भी कास्ट में शामिल कर लेते हैं कि इनको अडॉप्ट करके आप कॉस्ट को मिनिमाइज कर सको, या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सको, या प्रॉफिट्स को बढ़ा सको। तो आज जो जितने भी प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट हैं वो इकोनॉमिक कास्ट में आ जाते हैं, जिस तरह कैपिटल, रॉ मटेरियल, लेबर वगैरह, इन तमाम कास्ट हैं वो इकोनॉमिक कास्ट में आ जाते हैं। जो इनमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो है अपॉर्चुनिटी कास्ट। अपॉर्चुनिटी कास्ट ये है जो इन दोनों को, यानी कि अकाउंटिंग और इकोनॉमिक कास्ट को जुदा करती है। अपॉर्चुनिटी कास्ट वो मेजर है जो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज फॉर गॉन, जो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज एक बंदा छोड़ देता है, उनका मेजर जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। यानी कि एक चीज़ को, एक रिसोर्स को खर्च करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। अगर हम एक जगह पे खर्च करते हैं तो दूसरी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, तो जो छोड़ देते हैं चीज़ें वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाते हैं। जिस तरह अगर हम एक एग्जांपल ले लें, तो सपोज एक फर्म का ऑनर है, वो यानी एंटरप्रेन्योर है, वो फर्म चलाता है। अगर वो अपनी तनख्वाह फिक्स नहीं करता, यानी कि वहाँ से कोई अपनी तनख्वाह फिक्स नहीं करता, तो क्या हम यही समझ लें कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो है फर्म को ऑपरेट करने का या एंटरप्रेन्योरशिप का है, वो ज़ीरो है।
तो यहाँ पे ये बात आ जाती है। तो अकाउंटेंट्स कहते हैं कि यस इट इज़ ज़ीरो, बट इकोनॉमिस्ट का ख्याल है कि नहीं, ये ज़ीरो नहीं है, ये भी एक कॉस्ट है, क्योंकि इंटरप्रेन्योर एक रिसोर्स है, यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो ये इकोनॉमिस्ट का ख्याल ये है कि अगर वो शख्स अपने आप को किसी दूसरे कंपनी में या किसी दूसरे ऑफिस में, अगर किसी दूसरे फर्म में अगर वो काम करता, तो वहाँ से उसको सैलरी मिलती, यानी कि इनकम मिलता, तो वहाँ से वो अर्न करता, यानी कि अगर वो इस रिसोर्स को अपने यहाँ पे अपने फर्म में काम करने की बजाय किसी अल्टरनेटिव यूज़ में रखता, किसी दूसरे फर्म में काम करता, कंपनी में काम करता, तो वहाँ से उसको इनकम मिलती। तो ये जो फॉरगॉन इनकम है, फॉरगॉन सैलरी है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। इसी तरह हमारे पास जो जो हम वेजेस देते हैं या सैलरीज देते हैं, या कंपनसेशन देते हैं जो हम वर्कर्स को, या दूसरे किस्म के खर्चे करते हैं, तो ये सारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैं। क्योंकि ये अल्टरनेटिव यूजेस में आ सकते हैं, क्योंकि ये जो हम खर्चे वर्कर्स पे कर रहे हैं, जो हम इनको तनख्वाह दे रहे हैं, तो वो उनकी बजाय हम एक मशीन ले सकते थे बस क्या, और या हम कोई बिल्कुल दूसरा ही प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस हवाले से अल्टरनेटिव जिस चीज़ के होंगे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है इकोनॉमिक कॉस्ट में। तो जब तक हम चीज़ों को प्रॉपरली रिसोर्सेज को, फर्म के रिसोर्सेज को मेजर कर लें, तो वहाँ तक जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही है जो अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट को जुदा करती है, डिफरेंशिएट करती है। तो जो नेक्स्ट में हमारे पास एक छोटा कंसेप्ट है वो है संक कास्ट का, यानी कि एक संक कास्ट जो है वो विजिबल होते हैं, वो विजिबल होते हैं, लेकिन जब वो एक बार इनकर हो जाएं, जब एक बार वो खर्च हो जाएं, तो उनको इग्नोर किया जाता है, क्योंकि वो फ्यूचर इकोनॉमिक डिसीजन हैं, जो फर्म के बारे में डिसीजन हैं, वहाँ इनको कंसिडर नहीं किया जाता। क्योंकि दे कैन नॉट बी रिकवर्ड, क्योंकि वो रिकवर नहीं होते, इसलिए उनको, जब सपोज अगर हम एक इक्विपमेंट ले लें, एक मशीन ले लें, और उसका जिस मकसद के लिए बनाया गया था उसके अलावा जो ओरिजिनल इसका मकसद है, इसके अलावा इसका कोई अल्टरनेटिव यूज़ अगर ना हो, तो फिर जब वो तो इस चीज़ पर जो खर्चा है वो संक कास्ट कहलाता है। क्यों संक कास्ट कहलाता है? क्योंकि इसका कोई अल्टरनेटिव यूज़ नहीं है। जब अल्टरनेटिव यूज़ नहीं है तो इसका मतलब है कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। जब कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है तो इसको हम फर्म के फ्यूचर डिसीजंस में इनको कंसीडर नहीं करते और ना ही इंक्लूड करते हैं। तो इस तरह से ये एक संक कास्ट हो गया। तो मज़ीद हम इस पे जाने की बजाय हम यहाँ पे फर्म के बारे में कॉस्ट की कुछ और कंसेप्ट पढ़ते हैं। इसको शायद हम कोर्स में आगे जाकर फिर दोबारा थोड़ा सा टच देंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसको यहीं तक पढ़ते हैं संक कास्ट को। तो आगे जाकर हम यहाँ पे कॉस्ट के कुछ डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ते हैं। पहला हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसा कॉस्ट है जो इनिशियल कॉस्ट है, यानी कि जो फर्म के शुरू में किया जाता है, जिस तरह बिल्डिंग हो गया या जो ज़रूरी इक्विपमेंट्स हैं वो फर्म ने ले लिए या ज़रूरी खर्चे किए, या एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस आते हैं शुरू में वो उसने कर लिए। तो शुरू में जो खर्चा कर लेता है वो फिक्स कॉस्ट है, और वो जो है आउटपुट के साथ चेंज नहीं होता। जिस तरह जब प्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो इसका इसके साथ कंसर्न नहीं है, वो शुरू का खर्चा है, और इसको सिर्फ उसी वक्त ही ख़त्म किया जा सकता है फिक्स कॉस्ट को, जब आप बिजनेस को शट डाउन करो और एलिमिनेट करो। तो या उसको शट डाउन यानी कि बिजनेस को आप ख़त्म कर लो, आप वो फॉर्म ही बंद कर लो, तो फिर आप इसको ख़त्म कर सकते हो फिक्स कास्ट को। अदरवाइज वो आप पे वो फिक्स कास्ट हमेशा रहेगा। दूसरा जो कंसेप्ट है वो है वेरिएबल कास्ट का। ये आउटपुट के साथ वेरी होता है, आउटपुट के साथ चेंज होता है। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होती है वेरिएबल कास्ट भी इंक्रीज होता है। ये ऑपरेशनल कास्ट है।
यानी कि जो हम आउटपुट को बढ़ाने के लिए जो लेबर हायर करते हैं वगैरह, ये चीज़ें वेरिएबल कास्ट में आ जाती हैं। जो दूसरा कंसेप्ट है अगला, वो है मार्जिनल कॉस्ट का। मार्जिनल के हम दूसरे कंसेप्ट भी पढ़ चुके हैं, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्ट वगैरह। तो यहाँ पे हम ये इसी तरह का एक कंसेप्ट है, यानी कि जो एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जो कास्ट होता है वो हम मार्जिनल कास्ट कहलाता है। यानी कि चेंज जो आ जाता है आउटपुट, चेंज जो आता है कॉस्ट में ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट, वो मार्जिनल कास्ट कहलाता है। तो मार्जिनल कास्ट को हम डेल्टा वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू, या डेल्टा टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू, हम यहाँ पे टोटल कास्ट और वेरिएबल कास्ट को इसलिए अल्टरनेटिवली ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो चेंज आता है वो सिर्फ वेरिएबल कास्ट में ही आता है, फिक्स कास्ट फिक्स रहता है। तो जो फिक्स का चेंज इन दोनों के दरमियान जब चेंज आता है तो वेरिएबल कास्ट में और टोटल कास्ट में इक्वल होता है, इसलिए हम एम सी को वी सी और टी सी को हम अल्टरनेटिवली ले रहे हैं। जो नेक्स्ट है वो है एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कास्ट। यहाँ पे इसको अगर हम टोटल कास्ट को आउटपुट पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टोटल कास्ट आ जाता है। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है एवरेज फिक्स कास्ट और दूसरा है एवरेज वेरिएबल कास्ट। जब हम टोटल फिक्स कास्ट को लेवल ऑफ आउटपुट पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एएफसी आ जाता है, और जब हम टोटल वेरिएबल कास्ट को लेवल ऑफ आउटपुट पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कास्ट आ जाता है। तो इनको हम मज़ीद जो है एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए यहाँ पे हम कुछ कर्व्स देखते हैं। तो यहाँ पे जो कर्व्स हैं, जो शेप्स हैं, आप ऊपर वाले फिगर में देख सकते हैं, ये टीएफसी है। ये जो है 50 आरएस पर खींची गई है, यानी कि ये फिक्स है। सपोज 50 रुपए या 50,000 रुपये शुरू में खर्चा आ गया, वो जैसे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं आउटपुट बढ़ रहा है तो जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो वहीं पे कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रहा है। इसके बाद जो दो ऊपर वाले खर्च हैं वो टोटल कास्ट और टोटल वेरिएबल कास्ट हैं, वो आउटपुट के चेंज होने के साथ बढ़ जा ऊपर बढ़ रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है तो टोटल कास्ट और टोटल वेरिएबल कास्ट भी बढ़ जाते हैं। इनके दरमियान जो डिफरेंस है, ये जो वर्टिकल डिफरेंस है, वो टोटल फिक्स्ड कास्ट की इक्वल है। इनके टोटल वेरिएबल कास्ट जो है इक्वल है। टोटल वेरिएबल कास्ट और टोटल फिक्स कास्ट को अगर हम जमा कर लें तो टोटल कास्ट बन जाता है, इसलिए इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो टोटल वेरिएबल कास्ट के टोटल फिक्स्ड कास्ट के इक्वल है। तो और नीचे वाले आप यहाँ पे देख लें, ये नीचे वाले इसमें फिगर में इसी तरह जो नीचे वाला कर्व है वो यहाँ पे आप देख लें। नीचे वाला का कर्व एक है एवरेज फिक्स कॉस्ट का है, एएफसी, यानी कि यहाँ पे ये डिमिनिशिंग है, यानी कि आप यहाँ पे देख लें चूँकि एएफसी जो है टोटल फिक्स का डिवाइडेड बाय लेवल ऑफ आउटपुट है, तो जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता जाएगा ये कम होता जाएगा, ये डिमिनिशिंग कर्व है। और इसके अलावा दूसरा कर्व है, यानी कि एक पे वो जैसे 50 था तो एक 50 है, इसी तरह जब 2 होगा तो 25 होगा, इसी तरह 3 होगा 17, तो इसी तरह गिरता चला जाएगा। दूसरा कर्व है एवरेज वेरिएबल कास्ट और एवरेज टोटल कास्ट, ये दो कंसेप्ट है हमारे पास। तो एवरेज वेरिएबल कास्ट जो है वो शुरू में जो एवरेज वेरिएबल कास्ट और शुरू में गिरता है और इसके बाद बढ़ना स्टार्ट कर लेता है। इसी तरह का एवरेज टोटल कास्ट का कंसेप्ट है, वो शुरू में गिर जाता है, एक मिनिमम पॉइंट पे चला जाता है और फिर उसके बाद बढ़ना स्टार्ट कर लेता है। और एमसी जो तीसरा कर्व है वो एमसी का है। एमसी शुरू में एमसी भी गिरता है और इसके बाद शार्पली जो है इंक्रीज करना स्टार्ट कर लेता है। यहाँ पे एक बात ये है कि जो एमसी है वो एवरेज वेरिएबल कास्ट एवीसी और एवरेज टोटल कास्ट जो एटीसी है, इन दोनों को वो मिनिमम पॉइंट्स पे कट करता है, क्रॉस करता है। इसके अलावा इनके बारे में हम ये बता दूं कि जो एवरेज वेरिएबल कास्ट और एवरेज टोटल कास्ट
के दरमियान जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है, जो फासला है, वो जैसे जैसे आउटपुट लेवल बढ़ता जाएगा इनके दरमियान फासला कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एवरेज टोटल कास्ट है वो मजमुआ है AFC और ABC का। जैसे जैसे AFC कम हो रहा है तो इनके दरमियान जो फासला है वो भी कम होता चला जाएगा। तो शुरू में जो है ये जो EATC है, इसकी जो शेप है वो यू शेप्ड है। वो क्यों? क्योंकि जब हम शुरू में जब एक हमारे पास यहाँ पे ये शॉर्ट रन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो अदर फैक्टर्स हैं वो वेरिएबल नहीं है, फिक्स हैं। हमारे पास सपोज कैपिटल और मशीनरी बिल्डिंग वगैरह फिक्स हैं। जब इनकी हम शुरू में परफेक्ट यूटिलाइजेशन की तरफ आते हैं तो कास्ट हमारा कम हो जाता है। और जब हम यहाँ पे जब हम उसकी परफेक्ट यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, यानी कि हम उसके ऑप्टिमम प्रोडक्शन पे पहुंच जाते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन पे पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा कास्ट मिनिमम होता है, वेरिएबल कास्ट और टोटल कास्ट। जब हम इसकी उस हद से ज़्यादा ओवर यूज़ जब हम कर लेते हैं, एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, तो फिर हमारे पास जो इसकी जो फिक्स्ड इक्विपमेंट है उसकी अगर हम इंटेंसिव यूटिलाइजेशन करते हैं तो हमें फिर हमारे पास डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ जाते हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न जैसे ही आ जाते हैं तो हमारे पास कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ जाते हैं। यानी कि आप एक फिक्स्ड इक्विपमेंट के साथ अगर आप वेरिएबल फैक्टर को जब आप शुरू में बढ़ाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ती है। जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो हमारे पास कास्ट कम हो जाती है ज़्यादा। जब हम मैक्सिमम आउटपुट पे जब हम पहुंच जाते हैं तो हमारे पास मिनिमम कॉस्ट आ जाता है। जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो हमारे पास कास्ट भी जैसे जैसे प्रोडक्शन जो है मार्जिनल प्रोडक्शन या एवरेज प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज होता है तो हमारे पास एवरेज टोटल कास्ट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का यहाँ पे अप्लाई होता है, इसीलिए ये जो कर्व है मोस्टली वो यू शेप्ड होता है। तो ये यू शेप्ड भी होता है, कभी कभार वी शेप या डिश टाइप होता है। ये इसीलिए होता है, वो जो इसकी जो शेप है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द इक्विपमेंट एंड स्केल ऑफ द प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्टिविटी। जो नेचर ऑफ इक्विपमेंट है जो फिक्स्ड है उसकी नेचर पे डिपेंड करता है और उसकी प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है। इसलिए जो इसके लेंथ्स हैं अपवर्ड या डाउनवर्ड पोर्शन के वो भी वो जो है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री या फर्म टू फर्म वो डिफर कर लेते हैं, क्योंकि उनमें जो है मार्जिनल रिटर्न्स या जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न का कंसेप्ट है वो मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए इंडस्ट्री टू फर्म इनके जो लेंथ हैं डिमिनिशिंग या अपवर्ड के वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो इनमें चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि जैसे हमने कहा कि वो प्रोडक्शन की वजह से आते हैं। इसीलिए जब जो दूसरी चीज़ों की वजह से आउटपुट के बगैर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जैसे राइज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स की या वेजेस में इंक्रीज या इस तरह की जो चीज़ें हैं इनकी वजह से अगर चेंज आ जाते इनमें चेंज आ जाए तो फिर इनको वो शिफ्ट कर लेता है, इनके ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ वो शिफ्ट हो जाते हैं, वो फिर इस शेप में नहीं रहते। जो नेक्स्ट है हम यहाँ पे अगर हम रिलेशनशिप फाइंड करना चाहें बिटवीन कॉस्ट एंड कॉस्ट कर्व्स एंड प्रोडक्ट कर्व्स तो इनके दरमियान रिलेशनशिप बड़ा अहम होता है। कुछ दिन के दरमियान बहुत क्लोज रिलेशनशिप पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं जब भी हम इनके दरमियान रिलेशनशिप को यानी कि हम शॉर्ट रन कंसेप्ट है तो लेट्स अज्यूम कि जो ओनली वेरिएबल फैक्टर है वो लेबर है और इसको जो वेज मिलता है वो डब्ल्यू मिलता है। तो यहाँ पे हम TVC जो टोटल वेरिएबल कास्ट है उसको हम लिख सकते हैं कि वो प्राइस पर वर्कर यानी कि जो वेज है उसको अगर हम उसकी और नंबर ऑफ वर्कर्स की प्रोडक्ट के बराबर होता है टोटल वेरिएबल कास्ट। यानी कि जब हम वेज को नंबर ऑफ वर्कर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास TVC आ जाता है टोटल वेरिएबल कास्ट। इसी तरह हमारे पास जो आउटपुट है, इसी तरह हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि हम जब आउटपुट को जब हम
टोटल जो प्रोडक्ट है उसको हम लेबर पे या नंबर ऑफ वर्कर्स पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट आ जाता है। इसीलिए अगर इसको अगर हम रिवर्स कर लें तो टोटल आउटपुट वो किस चीज़ के बराबर है, वो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स के। तो यहाँ पे हम देख लें कि एवीसी वो किस चीज़ के इक्वल है, वो टोटल वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट के, जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है। इसको अगर हम टीवीसी की बजाय डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय एल लिख लें, या और क्यू की बजाय आउटपुट की बजाय अगर हम एपीएल और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स यानी एल लिख लें तो फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये एल और एल दोनों एक दूसरे के साथ यानी नंबर ऑफ वर्कर्स जो है एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो बाद में बचता है वो एवीसी किस चीज़ की इक्वल है, वेज डिवाइडेड बाय एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। इन दोनों के इक्वल है, यानी कि इनके दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। जब एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा हो तो एवरेज वेरिएबल कास्ट जो है वो कम हो रहा होता है। इसी तरह वाइस वर्सा हो जाता है। जो यहाँ पे हम देख लें तो अगर हम एमसी का इसी तरह कंसेप्ट देख लें तो एमसी का जो कंसेप्ट है शुरू में एमसी किस चीज़ की इक्वल है, डेल्टा वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू की इक्वल है। तो डेल्टा वेरिएबल कास्ट वो शो जिस तरह हमने पिछले उसमें स्लाइड में भी एवरेज किया कॉस्ट के लिए हमने पढ़ा है वो डब्ल्यू और एल के बराबर था। इसी तरह जब हम चेंज आ जाता है वेरिएबल कास्ट में तो वो वेज मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वर्कर्स, वहाँ पे सिर्फ वर्कर्स था तो यहाँ पे चेंज इन वर्कर आ जाता है जब हम चेंज इन वेरिएबल कास्ट मालूम करना चाह रहे हैं। तो एम सी एक्चुअली किस चीज़ के बराबर होता है, एम सी एक्चुअली बराबर है चेंज इन वी सी डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, यानी कि वेरिएबल कास्ट में जो चेंज आता है ड्यू टू एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट उसके बराबर है। तो हम वी सी की बजाय अगर हम ये डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन एल लिख लें तो फ़र्क नहीं पड़ता है, डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू। यहाँ पे हमें पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर किस चीज़ की इक्वल है, वो है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा एल की। अगर इसको हम रिवर्स कर दें तो हमारे पास डेल्टा एल डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 1/MPL के बराबर होता है आ जाता है। इसको अगर हम यहाँ पे पुट कर लें तो हमारे पास MCW मल्टीप्लाइड बाई 1/MPL या MC इज इक्वल टू W वेज रेट डिवाइडेड बाई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी या यहाँ पे लेबर की बजाय यहाँ पे हम वेरिएबल फैक्टर हमारा लेबर है तो ये लेबर की बजाय कैपिटल भी आ सकता है, यानी भी कोई भी वेरिएबल फैक्टर हो तो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के दरमियान भी इनवर्स रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को हम यहाँ पे ग्राफ में शो किया गया है। अब देख लें कि ये जो है प्रोडक्ट कर्व्स हैं और ये कॉस्ट कर्व्स हैं। जैसे जैसे अब मार्जिनल प्रोडक्ट ये एवरेज प्रोडक्ट यहाँ पे आप देख लें कि जैसे ये बढ़ जाते हैं और मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ जाता है तो हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट या एवरेज प्रोडक्ट जहाँ पे मैक्सिमम पहुँच जाता है वहाँ पे हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट जो है अपनी एवरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमम पे पहुँच जाती है। यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम पे है, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम पे है। तो इनके दरमियान मार्जिनल प्रोडक्ट जहाँ पे मैक्सिमम पे है वहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम पे है, तो इनके दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। ये आप यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप इसकी देख सकते हैं, यानी कि जब तक वो मैक्सिमम कैपेसिटी तक जब फर्म पहुँच जाता है तो वहाँ पे प्रोडक्ट जो है आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वो मैक्सिमम हो जाती है और फिर इसके बाद गिरना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह मार्जिनल कॉस्ट भी जब एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है और वहां से फिर उठना स्टार्ट हो जाती है। वहां से आगे जो आपकी जो डिक्रीजिंग ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है प्रोडक्टिविटी का, तो वहां से आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो और एवरेज कॉस्ट का इंक्रीजिंग ट्रेंड शुरू हो जाता है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है, क्योंकि जो है प्रोडक्शन की वजह से ही कॉस्ट आगे आ रहे हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल और आगे वाले लेक्चर के लिए फिर आगे इंशाल्लाह आगे पढ़ते जाएंगे।